मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में भले ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमें बहुत सारी छूटें शासन और प्रशासन द्वारा प्रदान की गई हैं, जिसे नाम दिया गया है अनलॉक 1। और ये छूट कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर हमें प्रदान की गई हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस छूट में अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम SMS को अपने जीवन में शामिल करें। SMS यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस। और यही 3 आवश्यक चीजें हमें इस संक्रमण से सुरक्षित रख सकती हैं। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करें, जिससे हमें अपने आसपास आने वाले संक्रमित लोगों की जानकारी समय पर मिल सके और हम सुरक्षित रह सकें। श्रोताओ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण किन किन चीजों से फैलता है और हमारे शरीर के किन किन अंगों पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नाक, कान और गले के द्वारा ये संक्रमण किस तरह से फैलता है और क्या प्रभाव डालता है। इस संबंध में हमने बात की छतरपुर के नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BM चौरसिया से। डॉक्टर BM चौरसिया साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है और आप नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नाक के द्वारा क्या ये संक्रमण फैल सकता है या क्या क्या चांसेस होते हैं? हाँ, आपने बहुत सही कहा। नाक और मुंह ढक कर के रखना है, सभी को मालूम है ये जी। नाक से अपन जो सांस लेते हैं जी। सांस के द्वारा जो वायरस अपने संपर्क में है या किसी के खांसने या छींकने से अपने सामने आया जी, तो वो नाक के द्वारा अंदर पहुंच के सांस के द्वारा संक्रमित करता है। जी जी, तो इसको नाक को ढक के रखना चाहिए। हाँ, नाक को और मुंह को ढक के रखना चाहिए जी। और साथ में जो सभी लोग जानते हैं कि जब अपन किसी सतह को छूते हैं जी, तो उन हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर से, हाइपो से जी, साफ करना है जी, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत अहम बात है जी। आजकल के कूलर, पंखे चल रहे हैं, सबकी नाक में सूखापन रहता है हल्का सा। जी जी, तो अकस्मात नहीं पता रहता है और लोग नाक में साफ करने के लिए नाक में उंगली का प्रयोग करने लगते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये बहुत अहम बात है। अगर वो उंगली किसी सतह को के पहले छू लिया है किसी ने हाथ से या उंगली से जी, और उस सतह को किसी संक्रमित या संभावित संक्रमित व्यक्ति ने भी छुआ है जी, तो वो संक्रमण आपके द्वारा बहुत जल्दी नाक के द्वारा जा सकता है। जी जी जी, तो यानी कि नाक बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मास्क का प्रयोग भी आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करना है जी। और जब भी चेहरे को छूना नहीं है, जी, नाक के अंदर उंगली नहीं डालना है। जी, जी। अगर सूखापन है जी। तो कोई भी बालों में डालने वाला तेल या घी नाक के अंदर लगा के उसको चिकना बनाए रहना है जी। नाक के अंदर की आंतरिक सतह को, जी, जिससे एकदम से अचानक नाक में कोई उंगली न डाले। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, तो नॉर्मल भी तो हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। यदि हम सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं और किसी कोरोना वायरस व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमको चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस संक्रमण के। हल्की फुल्की सर्दी होना, नाक में पानी आना, छींक आना, जी, नाक बंद होना, ये तो दूसरे और वायरस जो होते हैं जी, उनके संक्रमण में भी यही लक्षण देखने को मिलते हैं। जी जी जी, यहाँ तक कि बुखार भी उन इन्फ्लुएंजा वगैरह जो दूसरे वायरस से होने वाले संक्रमण हैं उनमें भी लक्षण यही इसी प्रकार के लक्षण होते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो नाक की बात हो गई कि ये लक्षण आते हैं। अब हम गले की बात करेंगे।
तो कहा जाता है कि वायरस गले में भी प्रवेश करके कुछ दिनों तक रहता है। नहीं, कुछ दिनों तक तो इसलिए नहीं रह पाता है जी। क्योंकि अपने यहाँ कुछ न कुछ फ्रिक्वेंटली कुछ न कुछ लोग पानी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो वो धुल करके पेट में पहुंच जाता है जहाँ वो जिंदा नहीं रह सकता है। जी जी, है ना। जी जी। लेकिन फिर भी ये बचाव करना चाहिए जी कि मुंह के द्वारा अपन कोई ऐसी चीज न खाएं जी जो बाहर की हो या गैर धुली हो या उसमें धूल बैठी हो या उसको छीलने के बाद भी किसी के संक्रमित हाथ ने उसको छू लिया हो, क्योंकि ये तो आम बात होती है जहाँ बड़ा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, कि कोई इस चीज की निश्चित नहीं रहता है कि कब किसने कौन सी चीज छुई है। तो कुछ दिन की बात है जब संक्रमण चल रहा है तो अपन खुद अपने सामने जो भी भोज्य पदार्थ लें उसको अच्छी तरह धो करके साफ धुले हुए साबुन से धुले हुए हाथ या सैनिटाइजर के बाद उसको उपयोग करें, तो उससे चांसेस वायरस जो गले में जा रहा है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कान में कई लोग उंगली डालते हैं बार बार, तो क्या कान की लेयर से भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है वायरस? बहुत बहुत कम चांसेस हैं जी। चांसेस तभी हैं जिनके कान लगातार बहते रहे हों जी, और कान में पहले से ही स्राव हो या कान बहने की शिकायत हो, कान के पर्दे में छेद हो, तो ये उस छेद के द्वारा या कैनाल के द्वारा जा सकता है। वैसे संभावनाएं कम है जी, संभावनाएं इसकी कम रहती हैं। हाँ जी जी जी। मुख्य संभावनाएं तो नाक और मुंह से है, जैसा कि आपने बताया, या बहुत समय से इस प्रकार से चेतावनी स्वरूप, सावधानी स्वरूप आप लोग रेडियो के माध्यम से बताते रहते हैं सभी को जी। तो मुख्य समय चीज वही है जी जी कि अपने हाथ को साफ रखना है जी। सब लोगों ने, सभी को मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कोशिश से करनी है कि घर के बाहर साबुन का पानी या सैनिटाइजर या नहीं है तो स्प्रेट कुछ न कुछ रहना चाहिए जी जी। जिससे कोई भी आने वाला, घर से बाहर से आने वाला जो भी दरवाजे को जहाँ जहाँ संभावित हिस्से दरवाजे के वो छूता है, गेट है, दरवाजा है, उसके जाने के बाद में तुरंत उसको साबुन के पानी से, हाइपो से या सैनिटाइजर से, जैसी भी क्षमता हो जिसकी, वो उसको साफ कर दे। डॉक्टर साहब, कहा गया है कि गरारे करना बहुत अच्छी बात है, तो हम किस तरह से गरारे कर सकते हैं? किस तरह के पानी को हमें लेना चाहिए? उसमें क्या क्या चीज डालना चाहिए? साधारण गरारे कर सकते हैं, उसमें कुनकुने पानी में हल्का सा नमक डाल करके जी, जिससे गले के अंदर का वातावरण क्षारीय हो जाए, अम्लीय ना रहे जी जी। तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं जी जी जी। और भाप लेना भी क्या लाभदायक हो सकता है इस संक्रमण को रोकने के लिए? भाप लेने का ऐसा कुछ नहीं है, भाप ले सकते हैं जिससे आपकी नाक के अंदर तरलता बनी रहे, नाक चिकनी बनी रहे, नाक के अंदर कोई रुकावट या अवरोध हो, तो उसके लिए भाप से उसके अंदर की जो नाक के अंदर जो पदार्थ बनते रहते हैं चिकने गाढ़े, वो मुलायम हो करके, फूल करके, गले के द्वारा कुल्ला करके आप निकालते रहें। इसलिए मैंने कहा कि नाक के अंदर कोई भी चिकनी घी तेल वगैरह लगाते रहें और लंबी लंबी सांस लेते रहें जी। सुबह शाम दोपहर कभी जब टाइम मिले जी, 5 मिनट लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े, जिससे उसके अंदर, नाक के अंदर जो भी रुकावट है जी, या जहाँ कहीं हवा के द्वारा वायरस को रोकने की संभावना है या कहीं चिपकने की संभावना है जी जी, तो नाक के अंदर का अवरोध खत्म हो जाएगा लंबी सांस लेने छोड़ने से जी। तो उसका जो रेजिस्टेंस है, रोधक है जी, अंदर, वो खुल जाएंगे, फिर चांसेस कम रहेंगे जी 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 जी। बस इतना है कि हाथ से मास्क को छुए नहीं जी, अगला हिस्सा जो कपड़े का रहता है जी हाँ, कोशिश करें कि पीछे की जो रस्सी रहती है कान पर जी हाँ, प्लास्टिक या रस्सी जो भी है जी, उसको छू करके ही मास्क को ऊपर नीचे करें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मास्क प्रयोग करते हैं हम उसको धो के पुनः प्रयोग कर सकते हैं? हम उसको धोना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो अच्छी चीज है जी। तो यदि हम बाहर से घर आते हैं तो हमें तुरंत मास्क को धोना चाहिए, दोबारा फिर इसका
प्रयोग करना चाहिए। हाँ, इसीलिए कपड़े के मास्क को ज्यादा अहमियत दी गई है कि वो आसानी से और उससे धुल जाता है और मन में ये रहता है कि हमने कपड़े की भांति ही इसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है और सुखा लिया है। जी। तो कपड़े का मास्क उपयोग करने से ज्यादा ठीक रहता है। दूसरे सर्जिकल मास्क और जो M90 वगैरह हैं वो नहीं धोते हैं लोग। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में तमाम श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो इस संक्रमण से खुद को बचा के रखें? संदेश वही है जो बार बार प्रसारित हो रहे हैं। बाहर जाते समय कोशिश करें कि किसी चीज या सतह को छुए ना। जी। दुकान पर जाते समय तो ऐसे संपर्क में ना आए, दूर रहें। दुकान की डेस्क को या दीवार को या किसी चीज को हाथ से छुए नहीं। जी। सामान लेते समय सावधानी रखें। जी। थैली में लेकर के जब आए तो बाहर ही व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि साबुन का पानी एक बर्तन में रखें पहले से। जी। आते ही उस पनी को या थैली को अलग करके साबुन से हाथ धो लें पहले, फिर दरवाजा खोलें, फिर अंदर जाएं। संभव हो तो अपने समस्त कपड़े, अगर आप ऐसी भीड़ भरी जगह से हो करके आए हैं तो बाहर नहाने की व्यवस्था करें। धो करके कपड़े बाहर उतार के रख दें। जी। पहले से व्यवस्था करके जाएं। और या बाहर नहा सकते हो ठीक है, या हाथ धो करके साबुन से दरवाजे किसी और से कहें खोल दे, वो खोल देगा। फिर आप घर के अंदर प्रवेश करें। कोशिश करें कि कपड़े आप हर संभव जितना हो सके उतने बाहर उतार के जाएं। और अगर नहा के जा सकते हैं घर के अंदर तो कोई बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। मास्क को हाथ ना लगाएं, नाक में उंगली न डालें। जी। बिल्कुल। और बाकी जो सावधानियां हैं वो सभी श्रोताओं को पता ही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज आपने महत्वपूर्ण समय दिया और आकाशवाणी छतरपुर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तमाम श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PM चौरसिया से। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में डॉक्टर्स, पुलिस, महिला बाल विकास विभाग, नगर पालिका और मीडिया लगातार कार्य कर रही हैं और हमें स्वस्थ रखने, संक्रमण से बचाने और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आज इसी संबंध में हमने बात की छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री रविंद्र अर्जाजिया से। रविंद्र अर्जाजिया जी, आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने हमको यहाँ पर बुलाया और हमसे इस बात करने के लिए इच्छा व्यक्त की। रविंद्र जी, देखिए, आज समूचे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे देश भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत कम मरीज थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। शासन, प्रशासन, मेडिकल टीम अपने स्तर पर इस संक्रमण को कम करने में, संक्रमण को फैलने की गति में कमी लाने में पूरी तरह से प्रयासरत है। आप क्या सोचते हैं और क्या क्या मापदंड अपनाना चाहिए शासन और प्रशासन को, जिससे कि इस संक्रमण को हम कर सकें, इस विपदा से हम निपट सकें? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। कोरोना संक्रमित लोगों की जो गति बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी स्थितियां बढ़ रही हैं, ये दो तरह से देखता हूं मैं। एक तो जो अप्रवासी मजदूर थे, बाहर जाकर के काम कर रहे थे, रास्ते में जब वो चल करके आए, वहां भले ही वो पॉजिटिव ना रहे हों, यहां आकर के पॉजिटिव हो गए, रास्ते में किन लोगों के संपर्क में आए, ऐसी स्थितियां रहीं। और जो संख्या बढ़ी उसके पीछे का एक है कि अब टेस्टिंग किट हमारे पास ज़्यादा आ गई हैं, हम ज़्यादा लोगों की जाँचें कर पा रहे हैं, इसलिए संख्या का इजाफा और ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जब तक स्वनियंत्रित नहीं होगा, अर्थात स्वतंत्र माने अपने तंत्र के रूप में, हम अपने रूप में खुद अनुशासित नहीं होंगे, तब तक इस महामारी से बचना संभव होगा नहीं। प्रशासन अपनी तरह से पूरी कड़ाई कर रहा है, मगर उसके द्वारा दिए गए अनुशासन का अनुपालन हमें स्वयं करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रविंद्र जी, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तमाम देश अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं इस कोरोना की रोकथाम के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक किसी को सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। बहुत सारे नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों प्लाज्मा थेरेपी का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स आए हैं। हमारा देश भी प्रयासरत है। आप क्या समझते हैं कि हमें एक लंबे समय तक इस कोरोना के साथ जीवन जीना होगा? हम बिल्कुल नहीं समझते कि इस कोरोना के साथ हमें लंबे समय तक जीवन जीना होगा। हमें अपने जीवन पद्धति को वैदिक युग की तरफ लेकर के जाना होगा, जहां पर घर पर आने के पहले हमें पैर धोना अनिवार्य हुआ करता था। वो हमारी संस्कृति का एक अंग था। दूसरा, अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि वैक्सीन खोजी नहीं गई। वास्तविकता यह है कि खोजने के बाद उसके परीक्षण की प्रक्रिया लंबी है, ये हम प्रोसेस में हैं, हम विकसित कर रहे हैं। दूसरा, एक जो सबसे अहम बात हम करना चाहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष
वैदिक विधानों का देश है। अगर हम अंग्रेजी लोगों के द्वारा उन दवाइयों के, एलोपैथी दवाइयों में इस वैक्सीन को ढूंढेंगे तो शायद लंबा समय लगेगा। अगर हम आयुर्वेद में इसको खंगालने की कोशिश करें तो कम समय में कारगर उपाय और बिना किसी साइड इफेक्ट के हमें मिल सकता है। हमारे देश को ये चाहिए कि आयुर्वेद के द्वारा इस शोध कार्य को आगे बढ़ाएं। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय हमारे देश के लिए सुखद और भविष्य उज्जवल होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। रविंद्र जी, अभी आपने एक बात की कि हमें अपनी शोध आयुर्वेद से शुरू करना चाहिए, तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाना चाहिए और किस रूप में की जाना चाहिए? कितनी अच्छी बात है। आयुर्वेद पर शोध करने वाले संस्थानों को आज हम उन महानगरों में गिनते हैं जिस महानगरों में भीड़ है, आयुर्वेद बचा नहीं है। वास्तविकता ये है, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोग जिन उपचार की पद्धतियों को अपनाते हैं, जो वैद्य बैठ करके उस पर कार्य करते हैं, जो रिसर्च हमारे गांव में हो रहा है, जो पुराने वैद्य हैं जिनको हमने हाशिए के बाहर छोड़ दिया है, हम आदिवासी क्षेत्रों के उन वैद्यों के पास अपने विज्ञान को लेकर के जाएं तो उनके परंपरागत उस पराविज्ञान के साथ हम अपने विज्ञान को जोड़ पाएंगे। और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, वहां के लोग आज भी ऐसी जड़ी बूटियां जानते हैं जिनको हम विज्ञान की तराजू पर तौलने के बाद उसे विश्व को भारत की एक बड़ी सौगात के रूप में दे सकते हैं और कोरोना को मात देने के लिए 4 कदम आगे बढ़ के विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो सकते हैं। रविंद्र जी, अभी छतरपुर में भी सुना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जो जांच होती है उसकी मशीन छतरपुर में आ चुकी है और भविष्य में इससे जांचें होंगी। बिल्कुल, मशीन आ चुकी है। मशीन का कल उद्घाटन भी हुआ और उसके बाद उस मशीन का इंस्टॉलेशन और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस तरह की मशीनों का आ जाने से अब बुंदेलखंड का जो एक मेडिकल हब बना हुआ है छतरपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के ज़्यादातर लोगों का विश्वास छतरपुर की चिकित्सा जगत पर है। उनको एक रास्ता मिलेगा, जाँच की सुविधा यहाँ मिलेगी। ये एक सकारात्मक प्रयास है जिसमें प्रशासन ने लग करके अपनी दिशा से पहल की और वो पहल परिणाम तक पहुंची। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों से आज इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में? बहुत मुश्किल है कुछ कहना। हम केवल एक बात कहना चाहेंगे कि व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अपने संस्कारों को जीवित करे, देश हित में कार्य करे और वसुधैव कुटुंबकम की बात को अपने अंगीकार करे, स्वयं नियंत्रित होकर के स्वयं जिए और दूसरे को जीने का अधिकार दे। बहुत अच्छी बात आपने कही और आज आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री रविंद्र अर्जरिया से। श्रोताओं, जीवन के सफर में हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपनी मंजिल पर पहुंचना पड़ता है, लेकिन जीवन का ये सफर तब और सुहाना हो जाता है जब हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीवन जीते हैं और दूसरों की भरपूर मदद भी करते हैं।
पिछले दिनों हमने आपकी मुलाकात तमाम समाज सेवी संस्थाओं और समाज सेवियों से करवाई, जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण काल में लोगों की, गरीब असहाय मजदूरों की भरपूर मदद की। लेकिन कुछ समाज सेवी ऐसे भी हैं जिनकी समाज सेवा का ढंग बिल्कुल अलग है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही समाज सेविका से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है नीलम चतुर्वेदी। आइए जानते हैं कि किस तरह से समाज सेवा कर रही हैं। नीलम चतुर्वेदी जी, हम जानना चाहेंगे आप किस रूप में समाज सेवा कर रही हैं? सर, मैं गौ सेवा और जो बेजुबान हैं, जो बोलकर अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, अपनी भूख प्यास नहीं बता सकते, मैं उस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं गौ सेवा और बेजुबानों की सेवा करती हूँ। जी, यानी कि बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही हैं आप? जी। तो इसमें किस तरह से सेवा करती हैं आप? सर, जो गौवंश है उनके लिए घास डलवाना, भूसी की व्यवस्था करवाना, पानी की टंकियां रखवाना, और जो लोग पानी की टंकियां नहीं भर रहे हैं, जैसे कि हैंडपंप पे भी रखी हुई हैं, मंदिरों के बाहर रखी हुई हैं, काफी जगह टंकियां रखी हुई हैं, तो उन टंकियों को साफ करके निरंतर भरना। और जो बेजुबान हैं, बेजुबान में बहुत सारे जानवर आते हैं, उन सभी को बिस्किट, ब्रेड, रोटियां डालना, ये हम लोग घर से ही बना के लेके जाते हैं। और जहाँ भी हम लोगों को जो भी दिखता है पूरे छतरपुर शहर में, हम लोग उन्हें खाना डालते हैं और इस खाने में रोटियां, बिस्किट और ब्रेड डालते हैं। इस काम में कितने लोग लगे हुए हैं? हमारे इस काम में 4 लोग हैं। मैं हूँ और शिवानी सिंह परिहार हैं जो पठापुर रोड पर रहती हैं, और प्रियंका सैनी जो वो भी पठापुर रोड पर रहती हैं, और नीलम पांडे जी हैं जो महलों के पास रहती हैं। तो ये 4 लोग आप लोग इकट्ठे होकर ये काम कर रही हैं? जी हाँ, हम लोगों ने एरिया बांटे हुए हैं। तो मेरे एरिया में बिजावर नाका, डाक खाना और पन्ना नाका आता है। शिवानी के इलाके में सटई रोड और सिविल लाइन आता है, और नीलम दीदी जो है उनके इलाके में पुलिस लाइन और बस स्टैंड आता है। जी, तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौर में लॉकडाउन लगाया गया था, तो ये लॉकडाउन के दौरान भी आप लोगों ने ये सेवा की? जी हाँ, लॉकडाउन में हमने 52 दिन सेवा की है, 52 डेज सेवा की है। पूरी टंकियां साफ करके भरी हैं छतरपुर शहर की, पूरे जानवरों को खाना डाला है, रोटियां बना के घर से 4 लोग रोटियां बनाकर ले जाते हैं और बिस्किट ब्रेड ले जाते हैं और खाना डालते हैं। करीब कितनी रोटियां लेकर जाती हैं आप लोग? हम लोग 50 से 60 रोटियां मतलब अलग अलग लेके जाते हैं, तो 4 जन की मिला के 200 से 300 रोटियां हो जाती हैं। तो इसमें और पानी की कैसे व्यवस्था करती हैं आप, जो जगह जगह टंकियां हैं उनको भरने के लिए? जी, हम लोग डिब्बे लेकर जाते हैं, डिब्बे या बाल्टी लेकर जाते हैं, और जहाँ भी हैंडपंप होता है वहाँ की टंकियां तो भरते ही हैं, साथ ही साथ उस डिब्बे को अपनी स्कूटी पर भी भर कर रखते हैं, और जहाँ टंकी दिखी खाली उसमें डाल देते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रही हैं। अचानक ये काम करने का मन आप लोगों के विचार ये कैसे आया आपके मन में? हम लोग पिछले 8 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हमें समझ में आया कि जानवरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमारा जो टैग है वो है सेवा वहाँ जरूरत है जहाँ। तो हम लोग को जानवरों में बहुत ज्यादा जरूरत दिखी, तो फिर हम लोगों ने कहा अब इस सेवा को निरंतर चालू रखना है। जी जी जी, तो इसीलिए आपने ये काम शुरू किया। जी। तो अब आने वाले समय में, अभी गर्मी का मौसम है, तो ये आपकी सेवा चालू है? जी हाँ, हमारी सेवा चालू है। अभी मैंने इसी महीने 21 टंकियां रखवाई हैं शहर में, और वो 21 टंकियां मैंने जाकर देखी भी हैं। जो लोग भर रहे हैं उनका धन्यवाद किया है, और जो लोग नहीं भर रहे हैं उन्हें हम लोग निरंतर भर रहे हैं साफ। तो ये टंकियां किसके सहयोग से रखवाई हैं, व्यक्तिगत खर्चे पर रखवाई? ये मैंने व्यक्तिगत खर्चे पर ही रखवाई हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रही हैं। जी। तो आगे और भी युवा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे काम करने के लिए? कोशिश यही है, और हमारा संदेश भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों का साथ दें और इस पुनीत कार्य में हम लोगों का सहयोग दें। और हम लोगों का बस यही कहना है कि अगर हम लोगों के साथ आप सेवा करेंगे तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, पर वो अच्छे कर्म मिलेंगे जो आपको भगवान के पास लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो नीलम चतुर्वेदी जी, देखिए अभी कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में क्या समझाइश देना चाहेंगे आप युवाओं को और तमाम लोगों को? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही खतरनाक है, और हमें खुद का स्वयं सेफ्टी का खुद ही ख्याल रखना है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, नगर पालिका के लोग, सफाई कर्मचारी, सबने बहुत योगदान दिया है और दे भी रहे हैं। हमें सबका सहयोग देते हुए अपना खुद का ख्याल खुद ही रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया और महत्वपूर्ण विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और अपने परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए।
अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।